So, starting off with the chapter superposition, in which we are going to talk about the principle of superposition, microwave stretch strings, stationary waves क्या होती हैं, nodes and antinodes, what is the meaning of diffraction. Then we are going to study how does diffraction of water wave happen through a narrow gap, what is the meaning of interference and coherence, फिर understanding of an experiments that demonstrate two source interference. उसके बाद हमने दो formulas को देखना है, lambda is equal to ax over d, and then we have d sin theta is equal to n lambda. सो रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हाउ आर वेव्स फॉर्म्ड इन अ सर्कुलर मैनर, और वो एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है इन अ सर्कुलर मैनर, एक ऐसे मैनर में अ रेगुलर पैटर्न फॉर्म थ्रू वेव्स. सो अब इंटरफेरेंस के इंटरफेयर का क्या मतलब होता है? दखल अंदाजी. ठीक है, एक काम कर रहे हो, अपने काम से काम रखा है, कोई और आ जाएगा. Now refer the figure on the right with two waves arriving at a point at the same time in opposite directions. अब ये दोनों वेव्स आ रही, ये दो वेव्स आ रही, वेव वन एंड वेव टू. अच्छा, ये इन फेज है या नहीं है? कैन यू टेल मी? ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इन फेज है. ये देखो, इसके सामने ये पॉइंट ही आ रहा जी है, इसके सर। सामने भी यही पॉइंट आ रही है, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है. अब ये जब मिल जाएंगे, अब दोनों एक जैसे बनते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी. ये मिलके क्या करेंगे, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड 2 था, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 था, इन्होंने बनाई मिलके एक रिजल्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 4. हम्म, ये क्या हुआ? दे हैड अराइव्ड इन फेज, एंड दैट इज दैट दे क्रेस्ट्स अराइव एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. इन फेज का क्या मतलब होता है? क्रेस्ट के सामने दूसरी वेव का भी क्रेस्ट ही हो, और ट्रफ के सामने भी दूसरी वेव का ट्रफ ही हो. तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे. तो हमारे पास एक टाइप होती है इंटरफेरेंस की, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर. A resultant wave will be produced which has crests much higher than either of the two individual waves and troughs which are much deeper. If the two incoming waves have the same frequency and equal amplitude, the resultant wave produced by constructive interference has an amplitude of 2a. अगर दोनों incoming waves की frequency same है, amplitude equal है, तो दोनों resultant wave जो produce होंगी उनका amplitude क्या होगा? 2a. एक वेव का a है, दूसरी का a है, मिलके बन जाएगा आपके पास 2a. एक वेव का लेट से 3a है, दूसरी का भी 3a है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. रिजल्टेंट, जिसको रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट इज दी ओवरऑल. जैसे हमने फोर्सेस में देखा था, एक फोर्स आप लगा रहे हो, एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ. भाई रिजल्टेंट क्या है कि जाएगा किधर फिर ऑब्जेक्ट, वो रिजल्टेंट है. यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड दोनों का सम है. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उल्टा होगा. अब यहाँ पे देखो, ये दोनों वेव्स आर आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर. ये क्रेस्ट के सामने क्रेस्ट नहीं आ रहा, बल्कि ट्रफ आ रहा है दूसरे का. ये ट्रफ के सामने दूसरी वेव का क्रेस्ट आ रहा है, फिर ये पहली वेव के क्रेस्ट के सामने दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है. ये क्या है? दे आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव विच हैज अ जीरो एम्पलीट्यूड. इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज एग्जैक्टली जीरो. इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन खत्म, जीरो एम्पलीट्यूड हो गया. If they arrive out of phase, that is, if the crests of one wave arrive at the same time as the troughs from the other, they will interfere destructively. तो जो resultant wave बनेगी, that will have a smaller amplitude. And in the case shown in figure where the incoming waves have equal amplitude, the resultant wave has a zero amplitude. Clear हो गया? जी सर, क्लियर हो गया था। मुझे बता देना जाना समझे. So what is meant by जी सर। interference and superposition? When two waves meet, they will interfere. Superpose. Interfere क्या है? मिलेंगी. Superpose क्या है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी. After they have passed, they return to their original forms, and this is true if they are coherent or not. Coherent का मतलब क्या होगा? Same wave, same frequency, same color. ठीक है. At the point they meet, the two waves will combine to give a resultant wave whose amplitude may be greater or less than the original two waves. अब जाहिर सी बात है, एम्पलीट्यूड हमने देखा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2a हो रहा है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, जब वेव्स इन फेज होंगी. अब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, वी कैन फाइंड इट बाय एडिंग द टू डिस्प्लेसमेंट्स टुगेदर. इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? और ये आता है 2 मार्क्स की डेफिनेशन. इट स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट, the resultant displacement at that point would be equal to the sum of displacements
मतलब कि इफ टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट, उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स एट दैट पॉइंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो टू ऐड द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू टेक अकाउंट इन द डायरेक्शंस एज वेल। अब दो वेव्स जो हैं वो इन फेज है, इसकी भी +2 है, इसकी भी +2 है, +2 +2 क्या बनेगा, +4। अब एक वेव है +2 और दूसरी वेव आ रही है -2, तो ये 2 - 2 हो जाएगा, ये तो जीरो एम्पलीट्यूड, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो नॉइस ठीक। कैंसिलेशन का जो फीचर आता है आजकल, एप्पल के एयरपॉड्स में आ रहा है, बेसिस के एयरपॉड्स में आ रहा है, जीरो नॉइस कैंसिलेशन। ये क्या होता है नॉइस कैंसिलेशन? आपको बाहर की आवाज नहीं आएगी, आप यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, आपको सिर्फ उनकी आवाज आएगी। बाहर कोई बंदा बोल रहा हो, चीख रहा हो बहुत, तो तब भी नॉइस कैंसिलेशन फीचर चलता है कैसे? जो आपकी गानों की वेव होती है वो ये है। अब जो बाहर से आपको कोई आवाज आएगी, आपको घर में अम्मा बुला रही है, क्या होगा, वो वेव आते आते उसको ऐसा वो मशीनरी मॉडिफाई करेगी कि वो एग्जैक्टली इसके डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। अब जैसी वो इसके डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, आपको क्या उसकी आवाज आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आवाज का जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया जीरो। और अगर एम्पलीट्यूड जीरो है, एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है? लाउडनेस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड जीरो होगी तो लाउडनेस क्या होगी? वो भी जीरो, एग्जैक्ट जीरो। दैट इज हाउ द न्यू नॉइस कैंसलेशन फीचर आजकल चल रहा है। द मफलिंग ऑफ द एम्बिएंट नॉइज यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल इन द हेडफोन्स इज कॉल्ड पैसिव नॉइस कैंसलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन क्या है? एक तो पफिंग होता है ना, वो जो आपके हेडफोन के साथ ये बड़े बड़े वो कान के साथ वो पफ लगे होते हैं, ये एक तो पफिंग फीचर है, ये तो बहुत पुराना हो गया। अब आ रहा है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, पफ के बगैर इतने इतने बिल्कुल छोटू से एयरपॉड के अंदर भी नॉइस कैंसलेशन, इसमें तो कोई पफिंग भी नहीं है। कहाँ से कैंसिल हो रही है? दे यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो एम्बिएंट नॉइस को पिक करते हैं, एम्बिएंट नॉइस ऐसे आ रही है, ये आपकी गानों की आवाज है, ठीक है ना, और ये आपके बाहर से आवाज आ रही है, वो देखते ओहो ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गई है, कंस्ट्रक्टिव होगी तो मेरे बंदे को तो आवाज आ जाएगी। वो क्या करेगा, जो बाहर से आवाज आई है, किसी ने आपको अगर बुलाया है, आपको डिस्टर्ब किया है, इस वेव को वो कर देगा इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या होता है? उल्टा कर देगा। जब वो इस वेव को उल्टा करेगा क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी और एम्पलीट्यूड वुड बी जीरो। क्लियर हो गया? जी सर, समझ गया मैं, क्लियर हो गया है। This inverted wave cancels the ambient noise, preserving only the sound that you want to hear. फिर आती है एक स्टेशनरी वेव। A stationary wave is set up by the superposition of the two progressive waves of the same type, amplitude and frequency, traveling in opposite direction. एक ये वेव आई, फिर एक ये वेव आई। एक पॉइंट होगा कि आपको ये चलती चलती सारी एक जैसी लगने लग जाएंगी, और वो आपको क्या लगेगा कि वेव एक जगह खड़ी है बेसिकली। कभी आप दुकानों में जाओ, वो छतों पे ऐसे करके वो स्पाइरल से वो लगे होते हैं, वो लगता है ऐसे कि घूम रहे होते हैं वो एक ही जगह पे, ऐसे। तो ये होता है एक डायरेक्शन, ये वेव की जा रही है, ये जा रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट टू सुपरपोज विद ईच अदर, क्योंकि दोनों वेव्स जो हैं वो एग्जैक्ट कोहेरेंट होंगी। ये फॉर्म करती है एक स्टेशनरी वेव। अ स्टेशनरी वेव इज द वन विच हैज सम पॉइंट्स नोन एज नोड्स। नोड्स कौन से पॉइंट्स हैं? ये वाले, दिस इज अ नोड, 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 यहाँ लिख देते नोड, नोड, नोड। और फिर आते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स। नोड्स पे जो एम्पलीट्यूड है वो तो जीरो है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे? एंटी नोड्स, एंटी नोड्स इनको हम कहेंगे एंटी नोड, वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और ये मिडवे होते हैं बिटवीन द नोड्स। गॉट इट? जी सर। नाउ रिमेंबर, और ये ड्रॉ कर लो अपने पास, दैट वन वेव ऑलवेज कंटेन्स टू लूप्स। टू लूप्स का मतलब ये जो दो लूप्स बनेंगे ये वन वेव है, ठीक है। और अगर एक लूप होगा बस, ये बेसिकली क्या है, दिस इज λ/2, ठीक है। और अगर सिर्फ ये बना हुआ है, ये इतना हिस्सा है, ये क्या है, दिस इज गना बी λ/4। गॉट इट? और क्या हो सकता है? जी सर। अगर ये वाला है क्वेश्चन, ये और ये क्या है, 3/2 λ, 1.5, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक और देते हैं, व्हाट अबाउट दिस, ये 1.5 नहीं, ये है, ये तो 0.75 होगी ना, ये तो नहीं है, ये तो 0.5 है, दिस वुड बी 2/3 ठीक है ना। 3/2 ये लैम्डा है, एक पूरी वेव और दूसरी आधी, दिस इज 3/2 गॉट इट? जी दिस सर। इज 0.5 मेल्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट टीचेस अस द सर ऊपर कैसे, मैं बना रहा था वो ऐसा। हाँ जी, देख लो जल्दी से।
या आगे भी जी बन सर, ही मैं जाता। बना एक मिनट दिस इज बना रहा lambda हूँ। by 4, lambda by 2 is one loop, two loops would be one wave, ये सबसे जरूरी। ठीक है, फिर एक ये है, वो आप खुद ही फिगर कर लोगे, अगर आपको ये पता है, बाकी आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। क्लियर है? जी सर। One can create a great product of the neutralizing the sounds by creating sounds with the same wavelength and frequency as the source. For example, if we know the exactly the frequency of any machine, let's say एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, अगर मुझे एग्जैक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो, अगर आपको आज को बता दे एग्जैक्ट वेवलेंथ और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, आप उसी वेव की एक और साउंड प्रोड्यूस करो, उसको इन्वर्ट कर दो, तो आपको वो जहाज की आवाज नहीं आएगी। इवन अगर आपको एक दिन पता लग जाए आपका घर एयरपोर्ट के पास है, और आप रिसर्च वगैरह करके पता लग जाए कि ये फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करके आप इन्वर्ट कर दोगे, तो आप उसकी नॉइस कैंसिल भी कर सकते हो अपने घर में। गॉट इट? सो यू हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट कैन क्रिएट सिमिलर वेव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलर वेव बनानी है, पहली कंडीशन, उस जैसी एक वेव बनाओ पहले तो, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है बनाओ। दूसरी चीज, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि वो कैंसिल हो जाए और वो आपकी साउंड जो है दैट इज सपोज टू बी न्यूट्रलाइज्ड। अब what are the characteristics of stationary wave? There is no sign of any progressive wave in either direction. खड़ी है, प्रोग्रेसिव वेव तो नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है? दैट ट्रांसफर एनर्जी एज वेल। ये हमने वेव्स वाले में पढ़ा था। Individual particles are oscillating with the same frequency except at the nodes. The amplitudes of oscillation of the particles vary from maximum at the antinodes, zero at the nodes. All particles in the same segment or loop are vibrating in phase, और adjacent segments जो है वो out of phase होंगे। वेवलेंथ का पार्ट, अब एक वेव के अंदर कितने नोड्स होते होंगे और कितने एंटी नोड्स होते होंगे? कैन यू टेल मी? वन वेव हैज थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स। गॉट इट? सही। जी सर। तीन नोड और एक और दो एंटी नोड आपके पास किसमें होते हैं? वन कंप्लीट वेव के अंदर। देखो ना, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, तीन नोड्स और दो एंटी नोड्स चाहिए आपको। नाउ दीज आर दी फॉर्मेशन इन डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ वेव्स। ठीक है, लेमडा बाय टू एक लूप है, दो होंगे तो वो बनेगा लेमडा। ठीक है, और अगर एल के हिसाब से देखें, एल क्या है बेसिकली, ये आपको एल दी हुई है। अब क्या मैं इस लेंथ को इक्वल टू लिख सकता हूँ कि ये लेमडा बाय टू है? यस। इस एल को मैं क्या लिखूं? दिस एल इज बेसिकली लेमडा, और ये वाला एल मेरा क्या है? 1.5 लेमडा, यहाँ पे 3/2 लेमडा। Let a string be stretched between two clamps separated by a fixed distance L, and when the string is plucked, struck, or bowed, it can vibrate in several modes simultaneously. The simple possible pattern of the stationary wave consists of one loop with the nodes at the two ends of the spring, and the simplest one is with the two loops, with three loops, and all of that. अब ये stationary waves can be formed in two types, closed pipes and open pipes. याद रखें, जो पाइप का क्लोज्ड एंड होता है वहां पे हमेशा क्या बनेगा? नोड, ये लिख लें। और जहां भी पाइप का ओपन एंड होगा वहां पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। लेट्स से जी सर। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे क्या चांसेस हैं? या ये वाली वेव बन सकती है, आधी वेव, या फिर दोनों तरफ से क्लोज है तो ये भी चांस है आपके पास कि ये भी बन सकती है। ठीक है, मतलब क्लोज्ड एंड पे तो आना ही नोड है ना, ये तो सीधी सी बात है। इन अ क्लोज्ड पाइप व्हेन अ साउंड वेव इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओपन एंड, द साउंड वेव इज propagated into the pipe, it is reflected by the cylindrical wall, and from the closed end a stationary wave is then formed. At resonance, node N is always formed at the closed end of the pipe, and antinode is formed at the open end of the pipe. In an open pipe, when a sound wave is originated from the open end, the sound wave propagated into the pipe, where it is reflected by the walls, और एक स्टेशनरी वेव वहां से बन जाती है। क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगा? नोड। ओपन एंड पे क्या बनेगा? एंटी नोड। here are some examples। अब मुझे बताएं ये कितनी वेव है? सर वन वेव है। हाँ। ऊपर वाली। ये वाली। अगर सर मैं वन वेव इस, नहीं, क्योंकि एक रेस्ट और एक तरफ। नहीं नहीं, नहीं पूरी नहीं आपने जो बनाई है अपनी कॉपी पे उसको देखो, ये एक लूप नहीं बन रहा मिलके? जी सर। तो ये तो लेमडा बाय टू नहीं होता? जी लैम्डा बाय टू है। ये सर ये लैम्डा है सर। ये
सर ये लैम्डा 3/2 है। Good. ये ये सर मतलब एक वेव अगर ये होती है, ठीक है ना, इसको आधा करो ये, फिर इसको भी आधा करो, तो ये हिस्सा है। λ/4 सर। गुड। ये पूरा टू लैम्डा तो ओवर नहीं, सी लैम्डा। 2/3, वो जीरो पॉइंट सेवन लैम्डा फाइव ही होता है ना, टू ओवर जी थ्री सर। लैम्डा। ये हम्म, सर ये है गुड वन। 1.5 लैम्डा सर। नो, नहीं क्या। 1.5 तो ये है। जी। ये एक वेव हो गई पूरी, जी ठीक है। सर। और वो ये कितनी है? क्वार्टर सर एक वेव का सर। कैसे लिखेंगे इसको। वन सही फाइव सही। बाई फोर लैम्डा, समझ आई? जी सर। मतलब 1.25 है ना, एक चौथाई। हाँ। So the resonance of a sound in pipe may be varied by changing either the frequency of the sound wave or the length of the pipe. CRO एक चीज होती है, cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope is an instrument which can be used to obtain a trace of a wave. ठीक है, कोई भी wave है, कोई भी sound है, उसकी एक wave graphical form में obtain करने के लिए you can use a CRO. The incident sound wave is generated by the loudspeaker attached to a single signal generator. The incident wave is reflected by the metal reflector. ये ज़्यादा नहीं है सिलेबस में. The direction of the nodes and anti nodes is done using a microphone attached to CRO. CRO बस एक चीज़ है जो डिस्प्ले करेगी. एक असेंबली में आपके माइक चल रहा है, ठीक है, अब उसमें से कौन सी वेव निकल रही है, कैसे निकल रही है, उसके साथ आप अटैच कर दो ये इंस्ट्रूमेंट सीआरओ. उस सीआरओ के ऊपर वो वेव बनती आ जाएगी. अगर टीचर ने जोर से बोला तो ऐसे होगा, हल्का बोल रही तो ऐसे चलता है. समझ आ गया? बस ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं. Now, to measure the wavelength of the sound wave, measure the distance moved by the microphone between the two successive maxima, या फिर minima भी इसको छोड़ दो. फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आपको पता है. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू 1/t. और आपको दूसरा ये भी याद होना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब ये वाला एक दफा देखते हैं क्वेश्चन. अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड अंडर कांस्टेंट टेंशन बिटवीन फिक्स पॉइंट्स x and y. द सॉलिड लाइन शोज अ स्टेशनरी वेव एट अ इंस्टेंट ऑफ द ग्रेटर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डिस्टेंस पी क्यू इज वन वेवलेंथ. क्या ये बात सही है? नहीं सर। नहीं. क्यों? इनकरेक्ट है. फॉर अ स्टेशनरी वेव वन वेवलेंथ कंटेन्स टू कंप्लीट लूप्स. पी क्यू इज ओनली हाफ वेवलेंथ. बी कहता है अ शॉर्ट टाइम लेटर द स्ट्रिंग एट आर विल बी डिस्प्लेस्ड. वो कह रहे हैं थोड़ी देर बाद ये जो है, ये वाली स्ट्रिंग डिस्प्लेस हो जाएगी. ये भी रॉन्ग है, प्रोग्रेसिव तो है ही नहीं. जब जी प्रोग्रेसिव ही सर। नहीं है तो कैसे होगा? ठीक है. इनकरेक्ट है बिकॉज आर इज अ नोड. पहली बात तो आर पॉइंट है ही नोड, ये तो जीरो एम्पलीट्यूड है. यहाँ तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है भाई, सीधी सी बात है. सब छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट ही आपके पास जीरो है नोड पे. सी कहता है द स्ट्रिंग एट पी एंड द स्ट्रिंग एट क्यू विल नेक्स्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर. यस दे आर स्टेशनरी वेव्स, वो ऑपोजिट इन फेज मूव करेंगे. डी कहता है एट द मोमेंट शोन द एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज. एनर्जी है ही नहीं भाई, ठीक है, एनर्जी तो नहीं है. द स्टैंडिंग वेव शोन हैज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी between x and y. The lowest possible frequency is the fundamental frequency, and there would will be only in one loop, which is x, y. छोड़ो छोड़ो. A boy blows gently across the top of the piece of a glass tubing, the lower end of which is closed by his finger. अच्छा, वो ऊपर से ब्लो कर रहा है, मतलब ऊपर वाला एंड ओपन है, नीचे वाला बंद है. ओके, उसने फिंगर से बंद किया हुआ है. एक फ्रीक्वेंसी का नोट मिला. while blowing he removes his finger from the lower end, and the note he then hears will have a frequency of approximately what? सोचो. जब वो ये ओपन करेगा एकदम से वेवलेंथ बढ़ जाएगी. जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. ठीक है. कम इट कैन बी बाय फैक्टर ऑफ टू. वाई बाय फैक्टर ऑफ टू? बिकॉज लेट्स से ये जो है, दिस वुड बी वन लूप, ठीक है. वन लूप, एक फ्रीक्वेंसी दे रहे एफ, ठीक है. जैसे ही उसने ये खोला, एक और वेव यहाँ पे बन गई होगी, बिकॉज ओपन एंड पे तो एंटी नोड होता है. एंटी नोड बना तो वो लैम्डा बाई टू हो गया.
जब लेमडा इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा उसका वो सोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेना ये क्या चीज़ है। Okay. A suspension bridge is to be built across a valley where there is known that the wind can gust at 5 seconds interval. It is estimated that the speed of transverse wave would be 400 meter per second. The danger of the resident motion in the bridge at a fundamental frequency would be greatest if the span had a length, और हमने निकालनी है क्या, लेंथ। ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे, एल निकालें। पहले मुझे बताओ ये एल किसके इक्वल है, कितने लेमडा के। सर ये है लैम्डा ओवर 2 सर। हम लेमडा निकालेंगे वी ओवर एफ से। वी क्या है, 400। एफ क्या है, एफ नहीं है, पहले एफ निकाला भाई, देखो 1/5 करके 1 ओवर टाइम पीरियड किया तो एफ आ गया था 0.2, राइट। तो 400 डिवाइड बाय 0.2 किया तो 2000 आ गया। 2000 आपके पास क्या है, ये वेवलेंथ। हमें क्या निकालना है, एल। एल वुड बी इक्वल टू लेमडा बाय 2। ठीक है, तो आपके पास जो भी लेमडा है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आंसर आएगा, 1000। क्लियर। जी सर। इस क्वेश्चन को भी देखिए और मुझे समझाएं फिर। सीधा सा। क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। सर मांगा हुआ क्या है सवाल में? वेरी गुड क्वेश्चन। द टू लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर, ये है। अच्छा, एल दिया हुआ है, पहले बताओ एल किसकी इक्वल है यहाँ पे। सर लैम्डा ओवर 4। लेमडा ओवर फोर, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 0.6 इज इक्वल टू लेमडा ओवर 4, यहाँ से लेमडा निकाल सकता हूँ। टू पॉइंट जी फोर सर। 4 इंटू 0.6, लेमडा आ गया, स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जी सर। बात खत्म। ठीक है, सेकंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। अ, आपने दूसरा सिनेरियो ले लिया, ठीक है, उस दो पाइप में तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, खुला तो एक एंड से हुआ है। अब या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक तो बन गया होगा लूप, लेकिन यहाँ से दोबारा खुला हुआ है। तो अब ये वाला पॉसिबल निकालो, यहाँ पे लेमडा किसकी इक्वल है, वो लेंथ किसकी इक्वल है 0.6। ना, वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की इक्वल है। सर ये 2/3 लैम्डा। या 2/3, मुझे शक है 0.75 नहीं होता। देख नहीं लेते ना होता, सर, एक मिनट। नहीं होता होगा, पता है क्यों, ये शक है। 3/4 होता है 0 पॉइंट, हम इतनी देर से थ्री गलत बाई कर फोर रहे हैं। होता है जी सर। 3/4, तो जीरो पॉइंट 3/4। सिक्स इज इक्वल 3/4 लेमडा, मतलब के 4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 3 वुड बी इक्वल टू लेमडा। यहाँ से लेमडा जब निकल आएगा, स्पीड वही यूज होगी। अब नई फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपको दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे है, गॉट इट। जी अगर सर। वो कहता 3 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, तीसरा क्या केस हो सकता है, हमारे पास पाइप तो यही है जो एक तरफ से बंद है दूसरी तरफ से खुला है। अब मैं क्या करूंगा, एक, दो, तो ये, अब ये क्या है, 5/4 लेमडा। ठीक है, तो और छोटी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब समझ आ रही है क्या होता जा रहा जी सर, समझ गया मैं। है। गुड, शुक्र। A taut wire is clamped at 2.1 meter apart. It is plugged near one end. What are the three longest wavelengths present on the vibrating wire? Draw the three nodes corresponding to the three longest wavelengths. अच्छा, यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपको सारे एल दिए हैं, आपने बस सारी वेवलेंथ्स निकाली। यहाँ पे एल किसकी इक्वल था लेमडा/2 के, यहाँ पे एल किसकी इक्वल था लेमडा के, यहाँ पे एल किसकी इक्वल था 1.5 लेमडा के। छोड़ो फ्रैक्शन, अगर डेसिमल से सॉल्व हो जाता है डेसिमल से ही कर लो, वो ज़्यादा आसान होगा, फ्रैक्शंस याद करना ज़रा मुश्किल है। ओके, the formation of a stationary wave using a graphical method, nodes and antinodes. Now, a stationary wave is formed when two progressive waves of the same type, same wavelength, and amplitude travel in opposite direction, superposed in the same medium. ठीक है, ये दोनों एक ही जितनी थी,
इन फेज थी, इनका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, डबल हो गया। ये दोनों डिस्ट्रक्टिव थी, जीरो हो गया। ये दोनों कंस्ट्रक्टिव थी, डबल हो गया एम्पलीट्यूड। ये दोनों डिस्ट्रक्टिव थी, जीरो हो गया। ये दोनों कंस्ट्रक्टिव थी, ठीक है। अभी क्या होता जा रहा है, जीरो पे ये ऐसे थी, फिर 1/4 टाइम पे ये दोबारा ऐसे हो गई। ये क्या हो रहा है, बेसिकली सुपरपोज होती हैं वेव्स, ठीक है। ये स्टेशनरी वेव ही है ना, ये लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, फिर ये दूसरा लूप बन रहा है। दीज आर बेसिक स्टेशनरी वेव। नोड्स पे बेसिकली होती ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोड वो पॉइंट है जहां पे दोनों वेव्स का क्रेस्ट के सामने ट्रफ होगा, उल्टा सीन हो जाएगा, ट्रफ के सामने क्रेस्ट हो जाएगा। नोड वो पॉइंट है। एंटी नोड कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे क्रेस्ट के सामने क्रेस्ट ही है, जहां पे ट्रफ के सामने ट्रफ ही है। समझ आई? So जी there सर। are positions along the string which do not move called the nodes. Halfway between the successive nodes are antinodes where the amplitude of the resultant wave is maximum, double the amplitude of the individual waves. Now the wave patterns shown are those of stationary or standing, वो हमने देख लिए ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी इजी है, ये भी नहीं। ओके, डायफ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज डायफ्रैक्शन? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव, ठीक है। Diffraction is known as the spreading of waves through an aperture or around or an obstacle, ठीक है। ये या तो ये है, वेव्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, ये डायफ्रैक्शन है। या ये हो गया, वेव्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, ये क्या हो गया, डायफ्रैक्शन है। एक गैप है या फिर एक ऑब्स्टिकल है। इट इज ऑब्जर्वेबल व्हेन द विड्थ ऑफ द अपर्चर इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. The extent of the diffraction effect is dependent on the relative sizes of the aperture and the wavelength of the wave. The smaller the size of aperture, जितना छोटा सा गैप होगा ना, उतना ज्यादा greater will be the spreading of the waves. Size of the aperture refers to the width of the slit of the graph. What if the width of the aperture या जो वो hole बना हुआ है is about the same size as the wavelength? फिर तो diffraction effect is very considerable. लेकिन जितना आप size स्मॉल करते जाओगे गैप का, बिल्कुल इतना सा अगर साइज होगा, तो ज्यादा स्प्रेड होगा इस तरह करके। समझ आ रही है? जी सर। So there are many experiments which also demonstrate the diffraction, including the diffraction of water waves in a ripple tank with a both wide gap and a narrow gap. The diagrams below show the plane view of the diffraction of plain water waves through gaps of different width in the ripple tank. Note that the wavelengths do not change after passing through the gap. So relative sizes of the aperture to the wavelength is always very important. Applications के हैं इसके. The forms of jetties are used for directing currents as they are constructive sometimes of high or solid low projections. Let's say अगर पानी का आपने बहाव चेंज करना है, तो हम क्या कर देते हैं, डायफ्रैक्शन कर देते हैं, ताकि जो सारे करंट्स हैं पानी के वो ऐसे ही फ्लो करें, ठीक है। आइस एज में भी होता है, वो करंट्स जिस फ्लो डायरेक्शन में करें वो एपरेचर की डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगे। Now you can see that the diffraction effect is right, but the wavelength increases, which is incorrect. ये दोनों गलत है। क्यों? देखो वेवलेंथ क्यों इंक्रीज कर रही है, ये मुझे बताओ। गैप तो इक्वल होना चाहिए हमेशा। डायफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव, बट द गैप शुड ऑलवेज बी इक्वल। एक जितना गैप आपके पास वेव्स के दरमियान होना चाहिए। D में भी diffraction effect is too much for the given size let and the wavelength should not be increasing again. And that is all for